टैक्सेशन। टैक्सेशन अगर आप कोई भी लेवल पर जाओ, इट इज वेदर सीए हो या सीएस हो, सीए इंटर हो या सीए फाइनल हो, सीएस एग्जीक्यूटिव हो या सीएस प्रोफेशनल हो, टैक्सेशन ए टू जेड लेवल, सब लेवल पर मिनिमम टू मिनिमम, आई एम सेइंग मिनिमम टू मिनिमम, अ सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का मिनिमम सब्जेक्ट, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। सीएस के भी दोनों लेवल पर, सीए में भी दोनों लेवल पर टैक्सेशन है, इंक्लूडिंग टीवाई बीकॉम और बैचलर्स एग्जाम में तो होगा ही, अलग बात है। इसलिए टैक्सेशन को बेस से समझना जरूरी। मोर ओवर सबसे कॉमन वर्ड, आज कोई भी किसी को भी पूछो, ये वर्ड इतना फेमिलियर वर्ड है कि आप लोग तो क्या बड़े बड़े लोग भी ये नाम देखकर ही सोच में पड़ जाते हैं। टैक्सेशन सबसे डरावना सब्जेक्ट लगता है, लेकिन एग्जैक्टली फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टैक्स? जब कोई आपको एक वर्ड बोलता है टैक्सेशन, तो आपको क्या लगता है कि एवरीवन हैज टू पे दैट अमाउंट ऑफ टैक्स, या कुछ लोगों को भरना होगा, या क्यों भरना होगा, या किस लिए भरना होगा, या जरूरत क्या है? तो ऑब्वियसली टैक्स इज कलेक्टेड, मतलब पहले तो कलेक्ट कौन करता है? इट इज कलेक्टेड बाय ऑब्वियसली गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टैक्स की जरूरत पड़ेगी और पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को ऑब्वियसली कुछ भी हो जाए पैसे की जरूरत है। बिना पैसे देश चलने वाला नहीं है, बिना पैसे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब दिस इज अ मेजर फैक्टर which is required for each and every country government। पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? ऑब्वियसली बड़े बड़े खर्चे, मैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट बोल रहा हूं, डिफेंस, पब्लिक यूटिलिटीज, राइट, सोशल वेलफेयरनेस, गवर्नमेंट को इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। आज हम लोग बोलते पब्लिक स्कूल, कॉलेज, एक्स वाई जेड छोड़ो, पैसा चाहिए, मतलब चाहिए। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, पैसा देगा कौन? चाहिए तो है, देगा कौन? हु विल पे? ऑब्वियसली एक ही आदमी है, एक ही पर्सन है, एंड दैट इज पब्लिक। जनता से पैसा वसूल करने का मतलब, पब्लिक का मतलब हम लोग, सब लोग टैक्स भरेंगे, मतलब वी आर गोइंग टू पे टैक्स। ना बॉचन का आर्ग्यूमेंट मुझे ये है, सर हम लोग को क्यों पे करने का? हम लोग मतलब आप लोग, मतलब स्टूडेंट्स, हम लोग मतलब बच्चे लोग, अगर इफ आई टेल स्टूडेंट्स, मेरे को बहुत जन ऐसे होते हैं, सर हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग को क्यों टैक्स भरने का? हम लोग को तो टैक्स नहीं आना चाहिए। आंसर, कौन सा टैक्स नहीं आना चाहिए? आप भी टैक्स भर रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड। बहुत जन बोलता है सर मैं तो टैक्स नहीं भर रहा हूं, नहीं, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि आप लोग के दिमाग में टैक्स का मतलब कुछ और है, जबकि टैक्स रियल में बहुत वास्ट है। मैं बहुत जन बोलते हैं सर गरीब लोग किधर टैक्स भर रहे हैं, ये तो कुछ कमा नहीं रहा है, ये तो अनएम्प्लॉयड है, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो स्कूल में पढ़ रहा हूं, मैं किधर टैक्स भर रहा हूं, मैं तो क्लासेस में आ रहा हूं। नहीं, यू आर पेइंग टैक्स एट ईच एंड एवरी मोमेंट। हाँ, आपको पता नहीं होगा कि आपने टैक्स भर दिया, हाँ एक्सेप्टेड, लेकिन उसके लिए मैं समझते हैं कि टैक्स का मतलब क्या अभी से आया हुआ ये वर्ड? डू यू थिंक ये टैक्स अभी आया? इंडिपेंडेंस के बाद आया, या इंडिपेंडेंस से पहले भी था? मतलब अगर बोलते ना राजा महाराजा के वक्त भी ये वर्ड था, या आपको लगता है ये ब्रिटिशर्स जब थे इन लोग के लिए टाइम पे भी ये वर्ड था, या 1947 के बाद इंडिया में आया? अगर मैं इंडियन एक्ट की बात करूं, बाकी सब छोड़ो यार, बाकी तो बहुत जन के लिए होगा, क्या लगता है अभी आया या पुराने से होगा? व्हाट्स योर ओपिनियन? एनीवन, व्हाट्स योर ओपिनियन? डेफिनेटली ये समय भी था, पर आप लोग ने सुना होगा ये वर्ड लगान, मैंने बोला हूं सुना होगा, आधे लोग ये सोच के पिक्चर देखने की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ, लेकिन मूवी में भी बोलता है आपसे 3 गुना लगान वसूल किया जाएगा, ऐसा कुछ बोला जाता है, राइट? मूवी के अंदर लगान इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ डेफिनेटली टैक्स। मतलब ऐसा था, मैं ज्यादा कमा रहा हूं, मैं ज्यादा भर रहा हूं, टैक्स वसूल किया जाता था पब्लिक से। प्रैक्टिकली बोलूं ना तो इनफॉर्मल तरीके से, लेकिन फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, अभी मैं इंडिया पर आ रहा हूं, इट वॉज इनकम टैक्स एक्ट स्टार्ट कर दिया।
इनकम टैक्स लीगली मांगना चालू हुआ गवर्नमेंट से। लीगली मतलब एक सिस्टमैटिकली, और उसको गवर्न करने वाला एक्ट था फाइनेंस एक्ट 1961। आज भी जो रेट्स होता है ना, रेट्स में आगे बढ़ेंगे, इज गवर्न बाय द फाइनेंस एक्ट 1961 शुरू था। अभी तो ऑब्वियसली हर साल चेंज होता है, लेकिन ईयर की शुरुआत थी इनकम टैक्स की कौन से? 1962। क्लियर? हाँ, मैं आगे एक पॉइंट पर आ जाते हैं। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि टैक्स इज व्हाट, इट टैक्स इज अ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। हमें प्रिसाइजली यहां इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात ही करूंगा, क्योंकि हम लोग अभी इंडिया का ही सीखने वाले हैं, अभी कोई हम लोग इंटरनेशनल नहीं सीखने वाले। तो टैक्स इज अ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, टैक्स इज collected by government and tax is collected from public persons। ठीक है, ये पॉइंट रिकैप में समझ में आया? ये पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? कलेक्ट कौन करता है, कलेक्ट क्यों करता है, कलेक्ट किससे करता है, वो हुआ टैक्सेशन। क्लियर? पुराने जमाने में भी था। अभी मैंने एक वर्ड बोला, इट वाज गवर्न बाय, कौन सा एक्ट का नाम बोला मैंने? फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट का मतलब प्रैक्टिकली हर साल इंडिया में एक चीज आती है, दैट इज बजट। नियरली फेब्रुआरी, 1 फरवरी ऐसा बजट आता है। बजट में जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 2017 के बाद के बजट, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 2008 का फाइनेंस एक्ट, जो पेश करने वाला इंसान था पीयूष गोयल, जो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था, लेकिन एक टेम्पररी ग्राउंड्स पर आया था इंस्टेड ऑफ अरुण जेटली, राइट? उसके बाद 2018 के बाद 2019 और 2020, ये दोनों ही बजट, ऑब्वियसली इट वाज निर्मला सीतारमन दोनों बार। नाउ व्हाट हैपेंस, टैक्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है, इट्स नॉट सेम एज कॉस्टिंग और एफएम या अकाउंट्स, ये हर साल चेंज होता है। मतलब यहां बजट में कुछ आया, आपको पढ़ना होगा। एग्जाम्पल, आई कैन नॉट रिपीट द सेम सिलेबस वंस अगेन, आई हैव टू अमेंड माई सेल्फ। जैसे अगर आप अभी पढ़ोगे, आप दिसंबर 20 में एग्जाम दोगे तो आपको फाइनेंस एक्ट 19 आएगा, आप जून में एग्जाम दोगे तो फाइनेंस एक्ट 20 आएगा। तो हर साल आपका पोर्शन थोड़ा 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 अपग्रेड होता रहेगा और वो आपको करना होगा, you have to। तो amendments are a major concept of taxation, you have to amend yourself, you have to change yourself, या obviously we have to guide। मतलब assume करो मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे आपको amendments भेजने होंगे, कि अगर समझो आप 2019 में दे रहे थे, 2020 में अभी कोरोना आया, पूरा अटेम्प्ट चेंज हो गया बहुत जन का, हाँ, तो वी हैव टू अमेंड, मुझे से आपको अमेंडमेंट्स भेजना होगा, उसके बिना होगा नहीं, क्योंकि चेंजेस आर दैट। ये कॉस्टिंग अकाउंट्स नहीं है कि एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार आपने सम कर लिया, वो सदियों तक सेम रहने वाला। यहाँ एवरी ईयर देयर आर चेंजेस। तो अभी वो चेंजेस का मेन कंसेप्ट समझाने के लिए मुझे एक चीज समझाना होगा, टैक्स के बाइफरकेशंस। I can rate the types of taxes, I can say the categories of taxes, right? आपने सुना होगा, I think बहुत जन है, दो टैक्स होते हैं, anyone या everyone, I think मुझे सबको लगता है आता ही है। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्सेस, आगे सब लोग इसे बोलेंगे डीटी। जनरली बहुत सारे सिलेबस में मिनिमम टू मिनिमम 50 मार्क का होता है, सीएस सब में 50 के ऊपर ही होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज आईडीटी भी 50 मार्क का होता है, एग्जीक्यूटिव लेवल पर, सीए इंटर लेवल पर 50 आसपास सबका है। 50-50 का बाइफरकेशन होता है, कहीं-कहीं 60-40 होता है, ज्यादा फर्क नहीं, जो भी हो 50-60 या 60-40, ऑब्वियसली वी हैव टू रीड बोथ। लेकिन मेन कांसेप्ट आता है, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। जब बच्चे लोग को पूछते हैं, ऐसे नए लोगों को पूछते हैं ना क्लास के अंदर, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, टैक्स paid directly is known as direct tax, tax paid indirectly is known as indirect tax। ऐसा आंसर
भले आपको लगेगा जेन्युइन है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं। अगर मैं किसी को सिखाना चाहता हूं तो आपको उसका कंसेप्ट समझाना होगा। तो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? Where the burden of tax cannot be shifted। कैन नॉट बी शिफ्टेड का मतलब अगर वो बर्डन आपका है, मतलब मेरा है, तो मुझे ही भरना। लेकिन ऑब्वियसली यहां उसका ऑपोजिट होगा क्योंकि इनडायरेक्ट है। मैं दोनों का एग्जांपल बाद में देता हूं। बर्डन ऑफ टैक्स, आई एम राइटिंग द वर्ड कैन बी शिफ्ट, मतलब मैं शिफ्ट कर सकता हूं, एक में नहीं कर सकता लेकिन एक में कर सकता हूं। अभी एग्जांपल देखो। सपोज, इधर ध्यान देना, अभी एकदम परफेक्ट समझो कि एस ट्यूटोरियल्स, या समझो कि प्रोफेसर नरेश श्रॉफ, या समझो मेरा नाम समझो जिनेश शाह। आज सपोज मुझे कोई स्टूडेंट फीस देता है, समझो स्टूडेंट का नाम सोचते हैं बी, इसने मुझे फीस पे कर दी। जैसे ही उसने मुझे फीस पे की, समझो अजम्पशन पर 10,000, this becomes income for Naresh sir, this becomes income for Ace या income for Jinesh sir। Now what happens, ये जो अमाउंट मुझे मिला ये मेरी इनकम बन गई, और इस पर मुझे जो टैक्स भरना होगा वो आई हैव टू पे। लेकिन अगर इस पर निर्मला सीतारमन बोलती है कि इस पर आपको जीएसटी लेना होगा 1800 रुपए, 18%, तो आप फीस ले लो 11,800, तो ये जो 1800 रुपए आए हैं ना, जो 1800, वो मेरे नहीं हुए, वो मुझे देना होगा गवर्नमेंट को। अभी ये अमाउंट देखो, इस पर जो टैक्स आएगा क्योंकि ये मेरी फीस है, तो इस पर मुझे टैक्स भरना होगा। आई कैन नॉट चार्ज ऑन यू, मतलब मैं बी से वसूल नहीं कर सकता, लेकिन अगर जीएसटी है तो मैं बी से ही मांग के लूंगा। मतलब लॉजिक ऐसा है, पे किसको करना है? एस को, लेकिन वसूल किससे किया जाएगा? स्टूडेंट से। क्यों? क्योंकि इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स वेयर द बर्डन कैन बी शिफ्ट। वापस बनाओ, बर्डन का मतलब लॉजिकली जीएसटी मुझे भरना, लॉजिकली जीएसटी एस को भरना है, लॉजिकली जीएसटी नरेश सर को भरना है, लेकिन since as per the rules of indirect taxes it can be shifted to the others। मतलब मैं मेरा बर्डन किस पर डालूंगा? मेरे स्टूडेंट पर। मतलब बेचारे स्टूडेंट को वो पे करना हो। अभी इमेजिन करो आप लोग पढ़ रहे हो, आप कितना कमा रहे हो पूरे साल में? अज्यूमिंग जीरो, आप लोग कुछ नहीं कमा रहे, फिर भी आप ये टैक्स भर रहे हो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला टैक्स का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है जो कमा रहा है वो भर रहा है, जो नहीं कमा रहा है वो भी भर रहा है। खाली फर्क इतना है, जो कमा रहा है ना वो डायरेक्ट टैक्स भर, जो नहीं कमा रहा है ना वो भी इनडायरेक्ट टैक्स तो भर ही रहा है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स तो सब भर। मैं और एक एग्जांपल दूं सबको, हाँ, लेकिन यहां ध्यान देना, अगर अज्यूम करो कि निर्मला सीतारमन ने नेक्स्ट टाइम आके बोला कि आज से क्लासेस फीस पर 5% जीएसटी, हाँ, तो मैं ये 500 रुपए कर दूंगा। या उसने बोला नहीं आज से 20% जीएसटी, तो मैं उसको 2000 कर दूंगा। और अगर अज्यूम करो ऐसा बोल दिया कि आज से जीएसटी नहीं है तो मैं भी आपसे जीएसटी नहीं लूंगा। कहने का मतलब अगर इनडायरेक्ट टैक्स में चेंज होगा ना तो मैं आपसे चेंज कर दूंगा, क्योंकि मेरा तो है ही नहीं, मुझे तो लेकर देना है। वो बढ़ेगा तो आपका बढ़ेगा, वो कम होगा तो आपका कम होगा, वो चला गया तो आपका चला जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं, वो तो मुझे ही पे करना है और मैं आपसे नहीं दे सकता, वो तो मेरी इनकम पर है, इसलिए मुझे भरना ही होगा। मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं। सब आप लोग नहीं कमा रहे, चलो आप लोग अज्यूम करो आप लोग कुछ भी नहीं कमा रहे हो, ऑब्वियसली नहीं कमा रहे। नाउ इमेजिन आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हो, राइट? वहां जाके आप समझो 500 रुपए का बिल बनाते हो, क्या आपसे वहां 2.5% जीएसटी लिया जाएगा? और दोनों मिला के 5%, 25 रुपया जीएसटी लिया जाएगा। अभी आप क्या बोलोगे, मैंने तो बर्गर खाया या पिज्जा खाया या मैंने जो भी खाया, इसका मैं क्यों दूं? ये तो भाई आपका खर्चा है, आपका एक्सपेंस है, आपको पे करना है, मैकडॉनल्ड्स को पे करना है, व्हाई आई शुड पे? तो मैकडॉनल्ड्स क्या बोलेगा? इनडायरेक्ट टैक्स है, निर्मला सीतारमन जी ने कहा है,
इनडायरेक्ट टैक्स है तो हमारे पास राइट्स है आपसे वसूल करने का, भले हम लोग को पे करना है, हाँ मैं मानता हूं मुझे पे करना है, लेकिन मैं वसूल किससे करूंगा? बी तेरे से, तूने खाया बर्गर पिज्जा, चल भर टैक्स। दैट्स द लॉजिक ऑफ आईडीटी। मतलब अगर मैं टू बी प्रिसाइज बोलूं तो नेक्स्ट पेज पर एक बार लिख देते हैं, डीटी खास करके डायरेक्ट टैक्सेस आईडीटी, ये है ना, बर्डन तो समझ में आ गया आपको, ये है ना पर्सन पर टैक्स होता है, इंसान पर होता है, जबकि ये है ना गुड्स पर होता है, सर्विसेज पर होता है। मतलब जैसे आपने मैकडोनल्ड्स में खाया तो वो फूड पर है, जब क्लासेस में बढ़ा तो वो सर्विसेज पर, तो ये पर्सन्स पर टैक्स है, ये गुड्स या सर्विसेज पर। हाँ, इसका मेन एग्जांपल इज इनकम टैक्स और इसका मेन एग्जांपल इज जीएसटी। और आप लोग को एग्जाम में इसलिए बाजू में लिख के रखता हूं एंड कस्टम्स, मतलब मैं मेन अभी ये लिख के रखता हूं, ये दो मेज हैं। सोचो ये तो 99.999% सिर्फ ये लोग भरेंगे, लेकिन ये लोग तो छोड़ो, ये लोग भी आ गए, मतलब प्रैक्टिकली ऑल आ गए। कोई पर्सन समझो, कोई बच्चा जन्म ले रहा है, बर्थ हो रहा है, और बर्थ के टाइम पर भी उसने समझो हॉस्पिटल का जो बिल हुआ उस पर भी वो बच्चे को भी पेमेंट करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली उसके पेरेंट्स पे करेंगे। मतलब एक पर्सन बर्थ से ये टैक्स उसके पीछे लग जाता, दैट इज विच टैक्स? आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस। गॉट इट? समझा? बर्डन मतलब बर्डन शिफ्ट हो सकता है और बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज दिस। मतलब अगर आपको मैं पूछा जाऊं, ये एग्जाम में पूछते हैं, द टैक्स वेयर बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड या ट्रांसफर, तो आप आंसर लिखोगे, डोंट राइट इनकम टैक्स, राइट डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा, द टैक्स वेयर बर्डन कैन बी शिफ्टेड is indirect taxes. समझा everyone? Right? Got it? स्टार्टिंग से कलेक्शन, यूज, कब से कलेक्ट हो रहा है, लगान, डेट इनकम टैक्स का एंट्री होना, एक्ट कौन सा चला रहा है, रेवेन्यू, फाइनेंस एक्ट, ये बहुत सारे पॉइंट्स जो याद रखने हैं। डीटी, आईडीटी, बहुत बार डिस्टिंक्शन बिटवीन आता है एग्जाम में बहुत जन को। बर्डन कैन बी शिफ्टेड, कैन नॉट बी शिफ्टेड। फिर लॉजिक ऑफ पर्सन एंड गुड्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, एंड बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। समझा स्टूडेंट्स? क्लिक होगा? What do you think? परफेक्ट लगा यहाँ तक? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस। हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर, कुछ नाम भी अपने को याद रखने का थोड़ा अच्छा लगता है, बस बजट वर्ड याद रखना, बजट। दिस वाज द मेजर कांसेप्ट ऑफ बजट। नाउ आई कम टू अ वर्ड नोन एज इनकम टैक्स में ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ईयर। अभी ईयर का मतलब क्या? आप लोग ने ऐसा वर्ड सुना होगा बचपन में भी या अभी भी, अब कैलेंडर ईयर। मतलब हम लोग कैलेंडर ईयर मालूम किसको बोलते हैं? इट स्टार्ट फ्रॉम दिस डेट, 2020 to 31st December 2020 is a calendar year। मतलब assumption स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो, Jan, Feb, March up to December is a calendar year। वैसे ही हम लोग अकाउंट्स में यूज करते हैं द वर्ड फाइनेंशियल ईयर। हाँ, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/4/2020 to 31st March 2021। मतलब ये हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्रैल, मई एंड एंड्स ऑन मार्च या इन मार्च। लेकिन इनकम टैक्स में जो दो वर्ड्स है वो कुछ इस तरह से, एक वर्ड है प्रीवियस ईयर, एक वर्ड है
प्रीवियस ईयर, ये आपको याद रखना है, ये प्लीज याद रखना। नाउ व्हाट इज अ प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर का मतलब द ईयर in which income is earned, the year in which income is earned, मतलब जो साल आपने पैसा कमाया वो आपका प्रीवियस। मतलब अज्यूम करो अगर मैं ऐसे बोलूं कि 1/4/2019 से 31 मार्च 2020, मतलब अप्रैल 19, मई 19, जून 19 से मार्च 20 तक मैंने जो भी कमाया, तो ये इनकम के लिए मेरा प्रीवियस ईयर बनेगा 1920। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज योर प्रीवियस ईयर। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज योर प्रीवियस ईयर। अभी कोई स्टूडेंट बोलेगा सर प्रीवियस ईयर कितने मंथ्स का होता है? एक बार एक जने मेरे को बोला प्रीवियस ईयर कितने मंथ्स का होता है? तो बहुत जन आंसर होता है सर 12 महीने का। और क्या? आपने तो लिखा है 12 महीना, अप्रैल से मार्च, लेकिन क्या जरूरी है 12 महीने का? क्वेश्चन इज दिस, 12 महीने को मैं भी हाँ जरूरी है या नहीं? आंसर इज नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी, इट इज 12 मंथ्स। ये ध्यान देना, ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये एमसीक्यू है, कुछ भी आ रहा है, नॉट नेसेसरी 12 मंथ्स। क्यों? उसका रीजन देखो। सपोज Mr. A starts his business on 1st July 2019. Mr. A starts business on 1st July 2019. Then his previous year will be 1st July 2019 to 31st March 2020, that is only of 9 months. मतलब उसका ये है ना फिक्स्ड है, क्लोजिंग इज फिक्स्ड, यू कांट चेंज द क्लोजिंग, दिस इज फिक्स्ड, यू कांट चेंज दिस, ये फिक्स ही रहेगा। तो ये आप चेंज नहीं कर सकते इन एनी सर्कमस्टांसेस। हाँ, आप शुरुआत चेंज होता है लेकिन ये सेम रहेगा। आपने अगर शुरुआत अक्टूबर में किया तो भी 31 मार्च, तो इट कैन बी अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। समझा? तो प्रीवियस ईयर का मतलब समझा? प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच यू अर्न इनकम। प्रीवियस ईयर इज अ ईयर इन विच इनकम हैज बीन अर्न, आपने कमाया है। whereas it is not necessary a period of 12 months। मैं ऐसे मतलब एग्जाम में आता तो याद ना, प्रीवियस ईयर कैन बी 12 months or less than 12 months। ज्यादा नहीं होगा, हाँ कम हो सकता है, ज्यादा नहीं, 15 महीना 12-13 महीना नहीं, 13-14 महीना नहीं हो सकता। समझा? प्रीवियस ईयर बोलो। गॉट इट? टाइम चाहिए, लिखना है, स्क्रीनशॉट्स। अंडरस्टूड? ईयर, ईयर में पहला ईयर हुआ प्रीवियस ईयर। पहला ईयर हुआ प्रीवियस ईयर। नाउ आई कम टू द सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड इज, सेकेंड वर्ड मतलब सेकेंड ईयर, दैट इज असेसमेंट ईयर। तो कलर चेंज कर, असेसमेंट ईयर, मैं इसको बोलता हूं A1। नाउ व्हाट इज एन असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर मतलब द ईयर in which tax is to be paid, that is income is to be assessed। income is to be assessed। अभी assessed का मतलब क्या?
तभी सोचो, आपने 1 अप्रैल 19 को बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं चल रहा था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आपने 12 महीने काम किया, आपका डेट खत्म हुआ 31 मार्च 2020 को। फिर आपने बनाया होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, आपने बनाया होगा पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद आपको पता चला होगा नेट प्रॉफिट, मतलब आपको ये सब करने में टाइम तो लगा ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके बुक्स क्लोज हुआ दूसरे दिन आपका ट्रेडिंग पीएनएल बन गया। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो प्रॉफिट आएगा ना उस पर आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा। तो प्रैक्टिकल समझो, आपका प्रीवियस ईयर अगर 1920 है तो आपका असेसमेंट ईयर क्या हुआ, ऑब्वियसली उसके बाद का साल हुआ, क्योंकि जो साल आप कमा रहे हो वो साल तो आपको प्रॉफिट पता नहीं चलेगा, प्रॉफिट तो नेक्स्ट ईयर पता चलेगा, तो टैक्स भी नेक्स्ट ईयर आना चाहिए। हेंस प्रीवियस ईयर के बाद का जो ईयर है ना दैट इज असेसमेंट। तो असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होगा, द ईयर इन विच टैक्स इज टू बी पेएबल और इनकम इज टू बी असेस्ड, राइट। मतलब हमेशा याद रखना, ऑलवेज ऑलवेज इन एनी सर्कमस्टांसेस, अगर आपका प्रीवियस ईयर 1819 है तो आपका असेसमेंट ईयर होगा 1920, अगर ये आपका 1920 है तो ये होगा 2021, सो ऑन आगे की स्टोरी बढ़ती रहेगी। अगर ये आपका 2021 है तो ये आपका 21-22 होगा, मतलब प्रीवियस ईयर के बाद का ईयर होगा असेसमेंट ईयर। मतलब ये साल आपने जो कमाया है ये साल आपको उसका टैक्स कैलकुलेशन आएगा, यहाँ आपने कमाया यहाँ टैक्स कैलकुलेशन, इन कमाया यहाँ टैक्स कैलकुलेशन, यहाँ कमाया यहाँ टैक्स कैलकुलेशन। ये जनरली ऐसा बोला जाता है कि असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज अ पीरियड ऑफ 12 months, whereas this can be less than or equal to 12 months. Got it? समझा?